हमने थर्ड और फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में नरेटर को उसके फ्रेंड ने ये स्टोरी सुनाई थी और इसी स्टोरी को नरेटर ने अपने शब्दों में कहना शुरू किया कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, या कह सकते हैं कि एक लकी व्यक्ति नहीं था, क्योंकि जो भी वो बार्गेनिंग करता था उसमें हमेशा उसको नुकसान होता था। वह सस्ते से सस्ता सामान मार्केट से खरीद के लाता, आर्टिकल खरीद के लाता, और उसी आर्टिकल को बेचने में उसको बड़ी परेशानी होती थी। उससे रिलेटेड हमने पढ़ा था कि एक बार क्या हुआ कि उसने सोचा मेरा लक चेंज हो गया है, वो कहीं मार्केट गया और उसकी नज़र जो थी वह एक पिक्चर पर पड़ी और उस पिक्चर को उसने देखा कि यह एक असली ऑथेंटिक टर्नर की ड्राइंग्स थी और वह उसको खरीदना चाहता था, लेकिन डीलर के अनुसार यह असली नहीं थी, उसकी यह ओपिनियन नहीं था। तो क्या हुआ कि उसने डीलर से 10 शिलिंग्स में, जिसके लिए मैंने आपको बताया 0.50 पाउंड्स में उसने उससे खरीदा। और लग कुछ ऐसा हुआ कि उसी पेंटिंग को उसने आगे किसी दूसरे व्यक्ति को नरेटर ने $50 में बेच दिया। इस तरह 49.50 का डॉलर का उसको फायदा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उसने किस तरह अपने विचार बदले, किस तरह थिंकिंग उसके दिमाग में आती रही उसको लेकर। उसके लिए अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 16, सेकंड पैराग्राफ से हम अब स्टार्ट करते हैं। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग, स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज मी। नींद मुझ पर अभी तक मेहरबान नहीं थी। नरेटर कह रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था 3:30 बजे नरेटर की नींद खुल गई और जब उसकी नींद उड़ी तो उसने अपने जो भी उसने एरर्स थे उनके बारे में सोचना शुरू किया और उसको इस बात की खुशी थी कि उसके एरर्स कम नहीं थे और उसने उन्हीं एरर्स पर चिंतन करना, मनन करना स्टार्ट किया। उसने क्या कहा कि नींद मुझ पर अभी तक मेहरबान नहीं थी। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन। मैंने एक संक्षिप्त कहानियों की पुस्तक को लिया और उसको उसमें से एक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। देन आई क्लोज माई आईज अगेन एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली दोबारा और दोबारा उसी डीलर के बारे में जिससे वह टर्नर की ड्राइंग खरीद के लाया था 10 शिलिंग्स में, उसके बारे में सोचना उसने स्टार्ट कर दिया। Why so my thoughts? क्यों इस तरह मेरे विचार चलने लगे? Send him 10 pounds. उसको 10 पाउंड क्यों भेजूं? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि कल उसने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि उसने सोचा कि उसको आधा प्रॉफिट जो है वो भेज देता हूँ। बाद में उसने सोचा कि आधा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे करता हूँ उसको मैं 10 पाउंड्स जो है वो उसको मैं सेंड कर देता हूँ। अब वो सोच रहा है कि उसको 10 पाउंड भी क्यों देना चाहिए। इट विल ओनली गिव हिम a wrong idea of his customers, none other of whom would be so fair, so sporting as I. तो उसने कहा it will only give him a wrong idea, wrong idea यानी गलत विचार। यह बात, यह 10 पाउंड केवल उसको गलत विचार देंगे ऑफ हिज कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स के लिए, जिन जिन को सामान बेचेगा उनके प्रति उसके मन में गलत गलत विचार आएंगे। नॉन अदर ऑफ होम, उनमें से कोई दूसरा नहीं, वुड बी सो फेयर, इतना अच्छा होगा, सो स्पोर्टिंग, इतना उदार होगा। उसने सोचा एज आई, जितना उदार मैं हूँ उसके प्रति, मैं उसको 10 पाउंड्स भेज रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, उसके मन में गलत गलत विचार आएंगे और मेरे जैसा और कौन उसके प्रति इतना अच्छा और इतना उदार होगा। He will expect similar letters every day.
and be disappointed, and then he will become embittered and go down the well of tears, a miserable creature. तो he will expect यानी आशा करना, he will expect वह आशा करेगा, उम्मीद करेगा, similar letters ऐसे ही पत्रों की। वह कस्टमर्स क्या करेगा, अपने वो डीलर जो था वो क्या सोचेगा कि भाई अब ऐसे लेटर और आएंगे, आज इसने मुझे 10 पाउंड भेजे, कल कोई और भेजेगा 10 पाउंड, कोई 5 पाउंड भेजेगा। इस तरह गलत गलत विचार उसके मन में आते रहेंगे। एंड बी डिसअपॉइंटेड, और वह निराश हो जाएगा। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड यानी कड़वाहट भर जाना, और उसके अंदर उसके मन में कड़वाहट भर जाएगी। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स दुखों की घाटी, और वह दुखों की घाटी से घिर जाएगा। ए मिजरेबल क्रीचर, एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति वह बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब किसी दुकानदार के मन में यही बात आ जाए कि मैंने इसको 10 रुपए का सामान बेचा है, तो यह क्या करेगा, मुझे कल 5 रुपए भेजेगा, 2 रुपए भेजेगा। इस तरह क्या होगा, गलत अवधारणाएं, गलत बातें दुकानदार के मन में आती रहेगी। और जब इस तरह के लेटर्स, इस तरह के प्रॉफिट की जो इनकम है उसके पास जब नहीं आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, वह एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति बन जाएगा। He looked a nice old man too, वो एक अच्छा व्यक्ति भी दिखाई देता है। एंड पीटी ने क्राइम, और मैं उसको किसी प्रकार की हानि पहुंचाना नहीं चाहता। टू इंज्योर सच ए नेचर, इस प्रकार के अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति को मैं हानि पहुंचाना नहीं चाहता, मैं नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। नो 10 पाउंड इज एब्सर्ड यानी बकवास नहीं, 10 पाउंड बकवास, 10 पाउंड भी बेकार है, उसको 10 पाउंड नहीं देना है। तो 10 पाउंड नहीं देने के पीछे उसने क्या क्या तर्क दिए, उनको अंडरलाइन कर लेना। और ऊपर लास्ट पैराग्राफ में उसने 10 पाउंड देने के पीछे क्या क्या तर्क दिए वो बताने हैं, और इस पैराग्राफ में 10 पाउंड नहीं देने के पीछे उसने क्या तर्क दिए, क्या उसकी ओपिनियन थी, हमें वो बताना है। 5 would be plenty, 5 पाउंड पर्याप्त होंगे, 10 ज्यादा है, 5 पर्याप्त। 10 would put him above himself, 10 पाउंड तो उसको क्या कर देंगे, आसमान में चढ़ा देंगे। above himself, स्वयं से ऊपर उठा देंगे। इट मीन्स वह आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगेगा। अरे 10 पाउंड आ गए मेरे पास, बड़ा खुश हो जाएगा। और जब अगले दिन जब नहीं आएंगे वो क्या हो जाएगा, वो निराश हो जाएगा। इसलिए उसको 5 पाउंड ही दे देते। While I was dressing the next morning, I thought about the dealer again. जबकि मैं जब अगले दिन अगली सुबह ड्रेसिंग कर रहा था, अपने कपड़े बदल रहा था, I thought about the dealer again. मैंने उसी डीलर के बारे में दोबारा सोचना प्रारंभ किया। अब अगली रात को तो बात खत्म हो गई, 3:30 बजे वाली बात। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन जब वो नहा धो के फ्रेश हो गए और अपने कपड़े चेंज कर रहा था, उस समय दोबारा उसके दिमाग में डीलर के बारे में आया। क्या आया, वाई शुड आई, मुझे क्यों देना चाहिए। सो माई थॉट्स देन, इस प्रकार मेरे विचार चलने लगे। दोबारा वो सोचने लगा। 5 पाउंड डिसीजन लिया कि भाई 5 पाउंड दे देते हैं, लेकिन दोबारा उसके चिंतन थिंकिंग चेंज होने लगे। Directly I had for the first time in my life brought off a financial crop, spoiled it by giving a large part of the profit away. Directly, प्रत्यक्ष रूप से, I had for the first time, मैंने पहली बार अपने जीवन में brought off a financial crop, आर्थिक सफलता। brought off यानी प्राप्त करना। उसने सोचा, थिंकिंग, उसके दिमाग में चिंतन हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार आर्थिक सफलता को प्राप्त किया है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो आज तक महंगे से महंगा सामान खरीदता और उन आर्टिकल या डेकोरेटिव थिंग्स से परेशान होकर उसको
सस्ते से सस्ता बेचना पड़ता था, लेकिन जीवन में पहली बार उसको आज प्रॉफिट हुआ था और प्रॉफिट भी काफ़ी बड़ा था। तो उसने कहा यार जीवन में पहली बार तो मुझे फायदा हुआ है। Spoil it by giving a large part of the profit away. Spoil it, इसको खराब कर दो, बिगाड़ दो। जो प्रॉफिट मुझे हुआ है उसका नुकसान डालू मैं। By giving a large part of the profit away, जो प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा मुझे प्राप्त हुआ है उसको देकर, डीलर को देकर मैं क्या नुकसान उठा लूं? पहली बार तो फायदा हुआ मुझे। Was not that flying in the fact of the goddess of business, whoever she may be? Was not that flying in the face of the goddess of business? तो flying in the face का मतलब होता है अपमानित करना। क्या यह अपमान करना नहीं होगा of the goddess of business, बिजनेस की देवी, जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं, व्यापार की देवी को? क्या यह व्यापार की देवी का अपमान नहीं होगा? whoever she may be, और उसका सामना कौन करेगा? उसके क्रोध का सामना, उस देवी के क्रोध का सामना कौन करेगा जिसने मुझ पर पहली बार मेहरबानी की है? Was it not asking her to discarded me only a day or so after we had at last got on terms? Was it not asking her to discarded me? क्या इससे वह हमेशा के लिए मुझसे नाराज नहीं हो जाएगी? Was it not asking her to disregard का होता है नाराज होना, only a day, कि एक या दो दिन पहले ही, so after we had at last got on terms, संबंध सुधरना। क्या वह व्यापार की देवी मुझसे हमेशा के लिए नाराज नहीं हो जाएगी क्योंकि एक दो दिन पहले ही हमारे संबंध क्या हुए हैं? सुधरे हैं। There is no fury like a woman scorned यानी अपमानित, एक अपमानित औरत की तुलना में फ्यूरी यानी क्रोधित होना, कोई अधिक क्रोधित नहीं होता है। अगर एक औरत जो अपमानित हो गई हो, जिसका अपमान कर दिया गया हो, उससे ज्यादा क्रोधित कोई दूसरी औरत होती नहीं है। तो जब वो देवी, धन की देवी अगर क्रोधित हो जाएगी तो क्या होगा? ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। It would probably be the end of me, और यह संभवतया इससे मेरा अंत भी हो सकता है। मैं जो मुनाफा प्राप्त करता आ रहा था या शुरू किया था मैंने मुनाफा प्राप्त करना, उसका एंड हो सकता है। City magnates are successful probably just because they don't do these foolish impulsive things. सिटी मैग्नेट्स का यहाँ अर्थ है बिजनेस, व्यापारी। शहर के जो व्यापारी हैं आर सक्सेसफुल, वो सफल होते हैं, प्रोबेबली संभवतया, जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दिस फुलिश यानी मूर्खतापूर्ण और इम्पल्सिव थिंग्स, भावुकतापूर्ण चीजें। क्योंकि जो शहर के व्यापारी होते हैं वो संभवतया सफल क्यों होती हैं? क्योंकि वे कभी इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण भावेशपूर्ण चीजों को, कार्यों को करते नहीं हैं। ये बात उस नैरेटर ने सोची। इम्पल्स इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। इम्पल्स यानी भावुकता, भावुकता जो है वो नेगेशन है, शत्रु है ऑफ मैग्नेटिज्म, व्यापारिक सफलता का। व्यापारियों का व्यापारिक सफलता के शत्रु कौन है? इम्पल्स, भावुकता। इफ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर यानी सफल होना, यदि मुझे किसी प्रकार से सफल होना है इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेकुलेटर, कलाकृतियों के व्यापार में, यदि मुझे अपनी इस कलाकृतियों के नए व्यापार की नई भूमिका में अगर मुझे सफल होना है, सो माई थॉट्स कंटिन्यूड, इस प्रकार मेरे विचार लगातार चलते रहे। आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स,
मुझे अपनी जो फीलिंग्स है, भावना है, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। उसने कहा जो नया व्यापार एक तरह से शुरू हो गया भाई मेरा, तो पहले मैं ड्राइंग्स खरीदता था, बेचता था, लेकिन अब ये नया व्यापार मेरे लिए, अगर मुझे इसमें सफल होना है तो मुझे इन विचारों को त्याग करना पड़ेगा। तो इट विल बी नथिंग टू मी or at any rate nothing serious but a gift of quail and manna from a clear sky to the dealer without however doing him any harm। तो वो कह रहा है, ऊपर के हम दोबारा देखते हैं, उसमें कहा गया है कि आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, मुझे अपनी भावनाओं पर निश्चित रूप से नियंत्रण करना होगा। नो 5 पाउंड इज एब्सर्ड, नहीं 5 पाउंड बकवास होंगे। ए डोकर यानी भैंस, ए डोकर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस, इस मामले में 1 पाउंड ही मिलना होगा, देना चाहिए। कितना? ओनली 1 पाउंड। पहले आधे से 10 में आया, 10 से 5 में आया, और 5 से 1 पाउंड में वह नरेटर आ गया। इट विल बी नथिंग टू मी, इससे मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एट एनी रेट, और कम से कम नथिंग सीरियस, कोई गंभीर बात भी नहीं होगी। बट ए गिफ्ट ऑफ क्वाल एंड मना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर, बल्कि यह क्या होगा, यह राशि भी छप्पड़ फाड़ कर मिले धन की तरह उस डीलर के लिए होगी। अगर 1 पाउंड भी अगर मैं उसको दे रहा हूं, इससे मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा, और यह उस डीलर के लिए ऐसा होगा जैसे छप्पड़ फाड़ कर उसको धन कहीं से मिला हो, विदाउट, और इसके बिना, हालांकि डूइंग इन एनी हार्म, उसको कोई नुकसान भी नहीं होगा। भाई कोई नुकसान भी नहीं हुआ और 1 पाउंड भी मिल गया। ए पाउंड विल बी एम्पल, एम्पल का यहाँ अर्थ है इनफ, पर्याप्त, और कंपाउंड बाय ए ब्रीफ नॉट, और 1 पाउंड पर्याप्त होगा, और अकम्पेंड साथ ही साथ एक संक्षिप्त पत्र भी उसके साथ लिखा हुआ रहेगा। अब हमने कल पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि उसने फर्स्ट नोट लिखा, फर्स्ट नोट में क्या लिखा हमने देख लिया। अब आ रहा है उसका सेकंड नोट, कि सेकंड नोट में उसने क्या लिखा। सेकंड नोट स्टार्ट हो रहा है नीचे से, सेकंड पैराग्राफ। द नोट वाज, अंडरलाइन कर लेना, the note was to the effect that I had solved the drawing at a profit which enabled me to make him a present। पत्र का विषय यह था कि I had solved the drawing, मैंने ड्राइंग को बेच दिया, चित्रकारी को मैंने बेच दिया, at a profit, एक मुनाफा लेकर, which enabled me, जिसने मुझे इस योग्य बना दिया, to make him a present, कि मैं उसको एक उपहार दूं। नरेटर ने लिखा कि जो ड्राइंग मैंने बेची उससे मुझे मुनाफा हुआ, और उस मुनाफे से मैं इतना योग्य हो गया कि मैं तुम्हें क्या करूं, एक उपहार दूं। बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओल्ड बिलीफ ऑफ माइंड, क्योंकि यह एक पुराना और शायद परहैप्स, शायद ऑड बिलीफ है, विचित्र सा मेरा विचार है मेरा, दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग, कि किसी व्यक्ति को इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। गुड लक शुड बी शेयर्ड, अच्छे भाग्य को बांटना चाहिए। उसने यह बात अपने फर्स्ट नहीं सेकंड लेटर में, जो सेकंड कह दो चाहे लास्ट लेटर कह दो, उसने ये बात लिखी। I had the envelope in my pocket containing the note and the check when I reached the club for lunch। I had the envelope in my pocket, मेरे जेब में मैंने उस लिफाफे को रख लिया जिसमें क्या क्या था, containing the note, जिसमें पत्र लिखा हुआ शामिल था, and the check, और 1 पाउंड का चेक उसी लिफाफे में था। उस लिफाफे को मैंने अपनी जेब में डाल लिया। When I reached the club for lunch, जब मैं लंच करने के लिए क्लब में पहुंचा। And that afternoon I played bridge so distressingly that I was glad I had not posted। And that afternoon, और उसी दोपहर के समय, I played bridge, bridge होता है ताश का खेल, जुआ कहते हैं इसको हम,
उस मैंने सो वो भी कैसे, सो डिस्ट्रोज यानी खतरनाक तरीके से, मैंने बहुत ही खतरनाक तरीके से जुए का खेल खेला, ताश का खेल खेला। दैट आई वॉज ग्लेड, जिससे मैं प्रसन्न था। आई हैड नॉट पोस्टेड इट, कि मैंने इस लिफाफे को पोस्ट नहीं किया था। इस बात की मुझे खुशी थी क्योंकि सब कुछ हार गया, मेरे पास रह गया केवल 1 पाउंड। After all, so my thoughts ran, as I destroyed the envelope and contents. After all, आखिरकार, so my thoughts ran, इस प्रकार मेरे विचार चलने लगे। As I destroyed the envelope, वैसे ही मैंने उस लिफाफे को नष्ट कर दिया। And contents, और उसमें जो भी सामग्री थी, उसमें जो नोट था, उसमें जो चेक था 1 पाउंड का, उसको मैंने नष्ट कर दिया था, फाड़ के फेंक दिया। Such bargains are all part of the game. इस प्रकार के लेन देन, सौदेबाजी एक प्रकार के खेल का हिस्सा होती है। Buying and selling are a perfectly straightforward matter between dealer and customer. खरीदना और बेचना पूर्ण रूप से, सटीक रूप से स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर, सीधा साधा मामला होता है बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, डीलर और कस्टमर के बीच यह क्या होता है, सीधा साधा मामला होता है, खरीदना और बेचना। द डीलर आस्क्ड एज मच एज ही थिंक्स he can extort and the customer having paid। डीलर जो होता है जितना ज्यादा चाहे उतना ज्यादा वह मांग सकता है, ले सकता है, एंड द कस्टमर हैविंग, और जितना कस्टमर से उसे चाहिए रुपए उतने ज्यादा वो प्राप्त कर सकता है। हैविंग पेड, और कस्टमर को उसको क्या होता है, देना पड़ता है। जितना किसी चीज के लिए हम मार्केट जाते हैं, हमने कहा ये कितने का, उसने कहा 50 रुपए का, हमें 50 देने पड़ेंगे। तो जितना ज्यादा डीलर एक्सेप्ट करता है हमें देते हैं उसको। इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, और हमें कोई बाध्यता नहीं होती है वॉट एवर टू द डीलर, विक्रेता की सहायता करें, हमें कोई बाध्यता नहीं है, हम ऑब्लाइज नहीं है कि हम उस डीलर की हेल्प करें। क्यों, हमारा तो रिलेशन इतना ही था, सामान लेना, पैसा दिया, बात खत्म। हम डिपेंड नहीं है हम उस पर कि हम ऑब्लाइज हैं उसकी हम हेल्प करें, ऐसा नहीं है। द इंसिडेंट इज क्लोज, घटना यही बंद हो गई। इस प्रकार उस नैरेटर ने उस डीलर को 1 पाउंड भी नहीं दिया। चलो हम अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देते हैं और क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन को ध्यान से देखें और हर क्वेश्चन को आंसर आपके फेयर नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, हु टेल्स द स्टोरी, हु टेल्स द स्टोरी टू द ऑथर। Who tells the story to the author? ऑथर को कहानी कौन सुनाता है? उसका फ्रेंड। हम लिखेंगे ए फ्रेंड ऑफ ऑथर tells the story to the author। तो यह हो गया है फ्रेंड ऑफ ऑथर टेल्स द स्टोरी टू द ऑथर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन डज द नरेटर
narrator give away his artistic articles. तो when does the narrator give away his artistic article? अपने जो आर्टिकल होते हैं समाज सजाने की वस्तुएं जो होती है उसके पास, उनको वह कब बेच देता है, कब दे देता है? उसका आंसर तो हमने पढ़ा था जब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा था, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही हमने पढ़ा था उसके आंसर को। तो जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा था उसका फर्स्ट पैराग्राफ ही है, उसमें हम देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन, यूजुअली इंडीड हैविंग tired of a picture of or decorative article the narrator has positively to give it away. तो यूजुअली इंडीड हैविंग टायर्ड, परेशान होकर, ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल, कोई पिक्चर हो चाहे डेकोरेटिव आर्टिकल हो, द नरेटर हैज पॉजिटिव टू गिव इट अवे, लेखक सकारात्मक रूप से उसको दे देता था, बेच देता था। ये हो गए दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, डिड द narrator go to the market with the intention of buying the painting how did he happen to buy it? दो क्वेश्चन पूछे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डिड द नरेटर गो टू द मार्केट विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग द पेंटिंग। पहला क्वेश्चन पूछा है कि क्या लेखक मार्केट किसी पेंटिंग को खरीदने के इंटेंशन से, इरादे से जाता है? तो हम कहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देंगे नो। हमने क्या कहा? हमने कहा नो, द narrator did not
market with the intention of buying the painting. तो फर्स्ट आंसर तो ये हो गया कि वहां पेंटिंग खरीदने के इंटेंशन से नहीं जाता, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसी के साथ एक और पूछ लिया गया, हाउ डिड ही हैपन टू बाय इट, किस प्रकार वह उसको खरीदता है। ऐसी क्या घटना घटित होती है कि वह उस पेंटिंग को खरीदता है। उसके लिए हमने जब चैप्टर पढ़ना शुरू किया था उसके सेकंड पैराग्राफ में, जहां चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा था, सेकंड पैराग्राफ में उसका आंसर है। तो इट हैपन थस, हम लिखेंगे इट हैपन थस इन ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग यानी घूमना या भ्रमण करना, इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द old curiosity shops of a cathedral city, the narrator can upon a portfolio of watercolor drawings or portfolio of watercolor drawings among which was one that among which was one that of to his eyes would have been a possible turner drawing। तो ये आंसर हुआ सेकंड का, इट हैपन था। इस प्रकार घटना घटित हुई कि वहां क्या हुआ कि एक पुराने क्यूरियोसिटी शॉप्स जो थी, दुकानें या कैथेड्रल सिटी के अंदर जो थी, वहां नरेटर घूम रहा था। अचानक उसकी निगाहें एक वाटर कलर वाले ड्राइंग्स पर पड़ी, ठेले पर, पोर्टफोलियो का होता है ठेला, उस ठेले पर उसकी नजर पड़ी, जिसमें उसने देखा उसकी नजर एक ऐसी ड्राइंग पर पड़ी है जो संभवतया उसको टर्नर की ड्राइंग नजर आई। तो ये इसके आंसर हुआ थर्ड नंबर। और जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन, उसमें हम एक क्वेश्चन और इसका कर लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर और करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, what price did the narrator, what price did the narrator get from the buyer for the drawings?
तो ड्राइंग के लिए नरेटर ने बायर से कितने रुपए में प्राप्त किया, यानी कि जो नरेटर डीलर से 10 शिलिंग्स में जिस ड्राइंग को खरीद के लाया था उसको उसने कितने रुपए में बेची, हमें इसका आंसर देना है। हम लिखेंगे द नरेटर बॉट 50 pounds from the buyer for the drawing। 50 पाउंड उसने क्या किए, प्राप्त। रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को आप जरूर से जरूर दबाएं और क्वेश्चन आंसर आपके फेयर नोटबुक में होने चाहिए।